नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आएगा। लेकिन नॉवेल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को रियूनियन किया है, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको बहुत देर में मौसूल होती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो फौरन ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते, नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मुजहिब एपिसोड 1। आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी कभी ही इसके बैग को देखती थी, मगर महमल के तो रोज की 10 मिनट इस सिया फार्म लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरस्कार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में सिया फार्म नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिराह लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि महमल कभी इन आंखों में न देख पाई थी। हमेशा निगाह चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कब्ल से वो इसे अपने महसूस औकात में स्टैंड पर देखती थी और इन 1.5 माह में उसका अंदाज यही हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पर बैठी खामोशी से सामने सीट में देखते वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुरस्कार किताब जिसका स्याह सरवर्ग बिल्कुल खाली था इसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारे पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या शायद इसकी बेशकीमत होने का। किताब पॉलिश भर मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई बहुत कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम, कोई राज पुरस्कार का था। वो जब भी इस किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ, वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आगे आ रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। सिया फार्म लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी दुकान से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे जमानों की गिरद थी। वो मोहब्बत से स्याह जिल्द पे हाथ फेरते कह रही थी। इसके लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गिरद झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर रखा था। महमल मुंह खोले इसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम जमाने में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या? इसमें क्या लिखा है? वो तजस्सुस अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पल हॉर्न बजा तो महमल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल, वो सिया फार्म लड़की कह रही थी। महमल बैग का स्ट्रिप पकड़कर खड़ी हुई। इसे जल्दी कॉलेज जाना था और मेरा मुस्तकबिल भी। मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखते मौजूद ख्वाहाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारा जिक्र भी है महमल। वो उल्टे पैरों मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शजदर ही तो रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूं, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तब ही दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है। जो हो चुका है और जो होने वाला है सब लिखा है। बस का तेज हॉर्न बजा तो वो कुछ कहे बगैर तेजी से इस तरफ लपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट कर देखा था। वो सिया फार्म लड़की इसी तरह मुस्कुरा रही थी। पुरस्कार मायने खैज मुस्कुराहट। महमल को एकदम इससे बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज 3:30 हो जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कराह कर रह गया।
घर में गाड़ियों की कतार के बावजूद बसों के धक्के खाने पे मजबूर थी। हम चचाओं के रहमो करम पे पलने वाले यतीमों की नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी हुई थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान इसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लौट आते थे और इनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता था कि पता भी ना खड़के वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमल और मुसर्रत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम ताई मेहताब इन अल्फाज का इजाफा कर दी, और मुसर्रत जरा अपनी बेटी को समझा देना कि जब लोर लोर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन डोर आराम से खोला करे। आगा साहब की नींद खराब होती है, अब मैं कुछ कहूंगी तो इसे बुरा लगेगा। गज भर की तो जबान है इसकी, न छोटे का लिहाज न बड़े का अदब। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, इनके अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमल के वगैरह वगैरह, तो इसे तो आँख ही लग जाती। हर रोज दरवाजा खोलते हुए यही फिक्रा समात में गूंजता तो वो चिढ़ने के बावजूद दरवाजा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में झूठे बर्तनों का ढेर लगा था। नागवारी से नाक चढ़ाई इसने बेग स्लीप पर रखा और हॉट पॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद से अब तक कुछ ना खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हॉट पॉट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। इसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। मेहताब ताई इसके आने से कबल फ्रिज लॉक कर देती थी। पहले मुसर्रत इसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रखती थी, मगर जब से मेहताब ताई ने खाने की खुद निगरानी शुरू की थी, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता था। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी के बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई। इतने ही पैसे थे। वापसी पे वो फिर से पुरानी महमल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा खोलकर धड़ाम से बंद किया, फर्श पर पड़ी बॉल उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पे मारी और सोफे पे टांग रख कर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और तनतनाती हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमल, वो गर्जी तो इसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप, 1000 दफा कहा है आराम से दरवाजा खोला करो, मगर तुम आहिस्ता बोली। ताई अम्मा, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पे कबाब रख कर पाँव झुलाती बेनियाजी से खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब तिल मिलाती कलसती रह गई। अंदर मुसर्रत आवाजों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ है मामल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? दिमाग खराब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रख दिया। मगर हुआ क्या ही? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में, और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, ये तुम खाओ। मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे पिटे कॉटन के जोड़े में सफेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरा वाली इसकी थकी थकी बेजरर माँ, जो वाकई सालिशान कोठी की मालकन होते हुए भी मुलाजमा लगती थी। दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे अम्मा। बाहर ताई मेहताब के बोलने की आवाज बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं है महमल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो इन्हें देख कर रह गई, फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज्जत खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठहार की आवाज के साथ कमरे का दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाजें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटते दरवाजा खोला। इसका और मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हका स्टोर रूम था।
बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, अर्सा पहले इसे काट का बाहर से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ बाथरूम ना था, इसलिए इनको लाउंज पार करके गेस्ट रूम से बाथरूम की जानिब जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नायमा चाची के छोटे माज और मुई फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज नहीं है तुम लोगों को, देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नायमा चच्ची फौरन मुड़ी, अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही है सोना, ना दिन देखना ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ू या फोड़ू मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी मामल थी। सारे हिसाब फौरन चुका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नायमा चच्ची बड़बड़ाती रह गई। मुंह हाथ धोकर इसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथ में समेट कर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी इस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कान सी सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी इनको दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलते हैं ये सब। इसे हंसी आ गई, एक नजर खुद पे डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा, मफलर की तरह एक पल्लू सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नगेट्स निकाल कर मुसर्रत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। इस पे नजर पड़ी तो नगेट्स रखते हुए जरा लापरवाही से हुई, ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत, अब हर कोई तो बाहर से मुंह मार कर नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरे के माल पे मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। जबान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसर्रत ने एक मुल्तजी निगाह महमल पर डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पे एक तनफ्फर भरी निगाह डालकर ताई मेहताब बाहर चली गई। नायमा चच्ची पहले ही जा चुकी थी, अब मुसर्रत और महमल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे अम्मा। धो भी दूं तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पे। वो मसरूफ सी एक एक करके नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीने मोड़कर सिंक की तरफ मुतवज्जा हुए। इसे इल्म था कि अगर वो ना करेगी तो मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने तो बेटा, मैं कर लूंगी, मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी इन लोगों पे जरा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसर्रत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज शाम की तरह कुर्सियां लगी थी। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे, साथ ही मेहताब ताई और नायमा चच्ची बातें कर रही थी। नायमा चच्ची सबसे छोटे असद चचा की बीवी थी, जो करीब ही बेटे गुफरान चचा से कुछ कह रही थी। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम इनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चच्ची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। इसे ट्राली लेकर आता देख कर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही, निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चच्ची नायमा और मेहताब की तरह जबान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब ये मिठास अपने लबों से दूसरों के हलक में उड़ेलती तो वहाँ कांटे उगाते। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुरा कर ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे जो अब करती। अगर वो इन्हें बुलाती तो वो फौरन चली आती, एक दो चीजें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बगाड़ती और फिर आहिस्ता से खसक जाती। इसके बाद लॉन में फिजा चच्ची सबको एक एक चीज ये कहकर चकाती, मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती। इस पे मेहताब ताई इनकी तारीफ तो ना करती, मगर मुसर्रत और महमल को काहिली के वो ताने मिलते कि इस सारे कजिए से बचने को महमल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी। मगर फिजा चच्ची की ये मीठी जबान ही थी कि ना वो कभी इनको पलटकर जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी। वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई, आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको ही माँ बेटी पे चिल्लाना तो ना पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्राली वहीं छोड़े वापस चली गई।
सब बातें छोड़कर इधर उधर देखने लगे। एहसान करने का जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई। आखिरी सीढ़ी उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पे घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर बाहर निकल गया। महमल ने रुक कर लम्हा भर को इसे जाते देखा। वो मेहताब ताई का बड़ा बेटा था। हनान वसीम इसके बाद थे और सिद्रा और महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। खानदान का सबसे पॉपुलर लड़का, जिस पे लड़की का दिल और लड़की की माँ की नजर थी। निदा और सामिया हो या नाइमा के मगरूर नखरीली आरजू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रजिया पुप्पो तो अपनी अगलौती फायका के लिए कभी फवाद को डिनर पे बुला रही होती तो कभी फायका अंडों का हलवा बनाकर इसके लिए ला रही है। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थी, मगर वो भी सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेनियाजी और इतराहट कम ना होती थी। वो वही तो था जिसमें मेहताब ताई गर्दन ऊंचा करके फिरती थी, वरना हनान तो वो मुश्किल ऐसे करके दुबई ऐसा गया कि ना तो फिर खत लिखा ना ही पूरी खोड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कुटती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा जान का हर जगह सरशर्म से झुकाया था। नालायक निकम्मा, एफएम में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी, और कहने वाले तो दबे लफ्जों में कह भी देते थे कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है जहाँ दिन सोते और रातें जागती हैं। वो सर झटक कर किचन में आई तो मुसर्रत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लीप साफ कर रही थी। इनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। इनसे कुछ कहना बेकार था। इसने ट्रे उठा ली। लॉन में फिजा चच्ची की साथ वाली कुर्सी पे फवाद बैठा था और वो मुस्कुराकर बहुत तवज्जो से कुछ बता रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। यकीनन निदा या सानिया की खूबियों का कोई किस्सा था। महमल इसके कप में चाय उड़ेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठाकर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चच्ची बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना तो स्मार्ट हो, और क्या लूज करोगे? आरजू इसी पल सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी थी और मेरी चाय में आधा चमचा चीनी। महमद वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पे टांग चढ़ाकर बैठी थी। चुस्त सफेद ट्राउजर, ऊपर खुले गले वाली रेड शॉर्ट शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गंदमी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से इसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान सी आईब्रोज जिसको बहुत शातिर दिखाती थी। वो नाइमा चच्ची और असद चचा की अकलौती और लाडली बेटी थी। फिट तो रखना पड़ता है खुद को। महमल, एक कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमल ने फौरन कबाब की प्लेट उठाकर देना चाहिए और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथों से मिस हुई। वो चौंका तो घबरा कर महमल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम न लेता। महमल ने फौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े यकटक इसे देख रहा था, चौंका सब कुछ भूल कर, जैसे इसे पहली दफा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। इसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी जाने मुतवज्जा हो गया। फिजा चच्ची और आरजू किसी और तरफ मुतवज्जा थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस ना किया था जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद वो वक्फे वक्फे से इस पे एक निगाह डालता जो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। जरा सा सर झुकाती तो भूरी पोनीटेल और ऊंची लगती थी। सर उठाती तो पोनी साथ ही झूलती और वो कांच सी सुनहरी आंखें। इन सारे लड़कियों के पास इस जैसा कुछ भी तो न था। वो चाय के सिप लेता खामोशी से इसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती रही। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहां मुसर्रत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पे प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई ना था और सारा फैलावा यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताई अम्मा या चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देख कर हौल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, मैं ये करूँगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं है इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी? वो अब झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ करा दूं? बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। और इसी पल मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना है, अब शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज देर हो जाती है।
मुसर्रत चूल्हा जलाते फौरन पलटी, जी भाभी बस शुरू कर ही रही हूँ, आप बताएं। बिरयानी का वसीम बेटा कह गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पहुंचे इनके सामने जाकर पूछने लगी, साथ मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अरबी गोश्त भी गरम कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद रायता भी ना भूलना जी। और मीठे में देख लो वो बेनियाज और नखवत से गोया हुई, पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। वो एक उचटती नजर इस पर डालकर पलट गई। एक टाइम पे देगचे भर भर के आप तीन तीन चार चार डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कलस्ती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो कि वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और वो कहकर फिर से कटिंग बोर्ड पे झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई क्यों यहाँ देगचे के देगचे एक वक्त के खाने पे खत्म हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही ना था। और अम्मा भी इनके हर जुल्म और ज्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सह जाती। हमारा माल दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियां, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस अंपायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम खान, ये राजा बाजार में कपड़े की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरजू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलम के बाद वो अपने अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आ बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पे आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बालाई पे फिजा चच्ची ने और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी खत्म ना हुए। बाद में बाद जगह की कमी का रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसर्रत और महमल को निकालकर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 बरस की, मगर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें पार की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो जबान बंद ही रखती, मगर ताई चचियों से बराबर का मुकाबला करती और कजन्स तो किसी खाते में ना थी। लेकिन इस जबान चलाने के बायस इस पे सख्तियां बढ़ती गई। वो महज जबान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब से इसने अपनी जाती जेब खर्च के लिए एक दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन देनी शुरू की थी, इसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजतन या कसदन इसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गई, मगर ताई मेहताब की निगाह पड़ ही गई और घर में मोहचाल ही आ गया। वो बातें सुनाई मुसर्रत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्जामात और अलकाबात से नवाजा कि मुसर्रत फिर कभी इसके लिए कुछ बचा कर कमरे में ना रख सकी। शायद ताई ये सब इसलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे और जो 1500 रुपया इस ट्यूशन से मिलता है वो इसे ना मिला करे। और ट्यूशन की इजाजत भी तो कितनी मिन्नतों से इसे मिली थी। जब सबके सामने ही इसने पूछ लिया तो शुरू में तो सब ही अकड़ गए, लेकिन इसका फिक्र आके ठीक है, आज यकम तारीख है, लाइए आगा जान मेरी पॉकेट मनी निकालिए, मगर वो इतनी ही हो जितनी सिद्रा और मेहरीन बाजी को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी ना मिली तो मैं सिद्रा और मेहरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और वो पहली दफा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मजीद 10 मिनट के बहस के बाद इसे इजाजत मिल ही गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिलाया कि वो लोग इनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकी कि कुछ ऐसा जरूर है कि आगा जान इस 20 साल लड़की से खाइफ है। अगर कभी जो वो अपना हिस्सा मांगने खड़ी हो जाए तो क्या इनका केस इतना कमजोर है कि वो अदालत का फैसला अपने हक में न करवा सकेंगे और इन्हें हर चीज महमल के हवाले करना पड़ेगी? और क्या वो 20 साल लड़की इतनी बाहिम्मत है कि वो इन सबको, इन शतरंज के इतने माहिर और चालबाज खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पे नचा सके? जवाब एक जोरदार नहीं था। वो कभी भी इनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर इसके हाथ इनकी कोई कमजोरी लग जाए, कोई दुखती रख जिसे दबाकर वो अपने सारे हिसाब चलता कर सके, तो कितना मजा आए। मगर ऐसी क्या दुखती रख हो सकती है इनकी? बात सुनो। मेहताब ताई ने फिर से किचन में झांका तो वो अपने ख्यालात की बहकती रोह से झोंकी। फवाद कह रहा है मीठे में चॉकलेट सौफले होना चाहिए,
यूं करो अभी साथ साथ शुरू कर दो, और हाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने किसी खास मीठे की फरमाइश की है। बहुत मान और फख्र और तंबीह भरे अंदाज में कहकर वो पलट गई और महमल के जहन की भटकती दो इसी एक नुक्ते पर मुंजमद हो गई। मेरा बेटा तो आगा जान और मेहताब ताई की कमजोरी, दुखती रग और तुर्क का पत्ता सब कुछ फवाद ही था। और अगर जो ये दुखती रग इसकी उंगली तले आ जाए तो महमल ये आलू काट दो, मेरा ख्याल है आलू अंडे भी बना लेते हैं, सब शौक से खाते हैं। वो सोच में गुम इनके करीब आई और आलू छीनने लगी। मुसर्रत ने बिरयानी का मसाला बनाया, कीमा मटर भी पकने के करीब था। महमल ने शामी कबाब तले, फिर आलू अंडे का सालन, सलाद, रायता सब बना चुकी तो मुसर्रत रोटी पकाने लगी। फवाद के लिए सोफले बनाकर फ्रिज में रख दिया था ना? जी अम्मा, आप फिक्र ही ना करें, वो मुस्कुरा कर बोली। इसे शाम लॉन में फवाद का खुद को चौंक कर देखना और लम्हे भर को मबहूत होना याद आया। वो जो गलती खानदान के सारी लड़कियां करती थी वो महमल को नहीं दोहरानी थी। इसे अपनी अहमियत नहीं गंवानी थी। इसने फैसला कर लिया था। जरा देर को वो हाथ रुक कर मुसर्रत से नजर बचाकर बाहर लाउंज में गई, जहां तमाम लड़कियां इस वक्त बैठी टीवी देख रही थी। आरजू इसी चुस्त लिबास में टांग पे टांग रखे बैठी थी। फवाद की बहनें सिदरा और महरीन भी करीब ही थी। सिदरा 24 बरस की बहुत आम शक्ल की लड़की थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए खूब सारा मेकअप और ज्वेलरी घर में भी जेब तन किए रहती। सियाह बालों में गोल्डन स्ट्रीकिंग भी करवा रखी थी, फिर भी ज्यादा फर्क ना पड़ा था। 23 साल महरीन का अलबत्ता कद छोटा था, काफी छोटा, और बाल बेहद घुंघराले। वो सारा दिन अपने बाल सीधे करने या लंबा कद करने के टोटके आजमाती रहती। नक्श इसके सिदरा की निस्बत बेहतर थे। फिजा चच्ची की निदा और सामिया में से निदा बड़ी थी और सामिया छोटी, मगर सामिया अपनी बेहद लंबे कद के बायस बड़ी लगती थी। महरीन इससे इसी बायस हार खाती और सामिया भी माँ की तरह बेटी बेटी बातों में सारा दिन महरीन को मजीद एहसास दिलाती रहती। निदा की शक्ल जरा अच्छी थी, सांवली रंगत पर बड़ी बड़ी आंखें इसे कदर मुमताज बनाती थी, और तभी आरजू इसको नापसंद करती थी। शायद वो जानती थी कि फवाद के लिए इसके मुकाबले पे सामिया कमजोर, जबकि निदा एक मजबूत उम्मीदवार थी। फवाद की बहनें सिदरा और महरीन तो बीए करके ही पढ़ाई छोड़ चुकी थी, जबकि 22 साल सामिया, 23 साल निदा बीए करने का कॉलेज और 23 साल आरजू मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी। आरजू मर कर पास होने वालों में से थी और इसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाने की बड़ी वजह आगा जान की सिफारिशें थी। ये सिफारिशें सिदरा और महरीन के वक्त भी काम आ जाती, अगर जो इन्हें पढ़ने का रत्ती भर भी शौक होता। बात सुने, इसने बज़ाहिर अजलत में सबको मुखातिब किया। रात खाने के लिए सौफले बनाना है, आप लोगों में से कोई हेल्प कराएगा? नहीं, आरजू ने रिमोट से चैनल बदलते इसे देखना भी गवारा नहीं किया। निदा अपने नाखूनों पर से क्यूटेक्स खुरच रही थी। लंबी सी सामिया फौरन फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। महरीन ने चेहरे के आगे रिसाला कर लिया और सिदरा बहुत इन्हमाक से इसी वक्त टीवी देखने चले। फाइन, वो वापस किचन में आ गई। डाइनिंग हॉल में रोज की तरह खाना खाया गया। महमल हमेशा की तरह सबसे आखिरी कुर्सी पर मौजूद थी, जो आगा जान की सरबराही कुर्सी की बिल्कुल सीध में थी। मुसर्रत इधर उधर चीजें पकड़ाती फिर रही थी। मीठा ले आओ। खाना खत्म हुआ तो मेहताब ताई ने महमल को इशारा करके कहा। मुसर्रत अभी झूठे बर्तन उठाकर किचन की तरफ गई थी। मीठा तो आज नहीं बना, वो बहुत इत्मीनान से बाआवाज बुलंद बोली तो सब चौंक कर इसे देखने लगे। मगर फवाद ने उलझ कर माँ को देखा। मैंने कहा था कि चॉकलेट सौफले बनाना है। जी, मगर आपका चॉकलेट सौफले नहीं बना। महमल, ये क्या बदतमीजी है? ताई अम्मा ने घुड़का। बदतमीजी? फवाद भाई, आप ये खाने की डिशेस गिने। बिरयानी, मटर कीमा, अरबी गोश्त, आलू कबाब, सलाद, रायता, जरा गिनकर देखिए, ये सब अम्मा ने अकेले बनाया है। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं बनाती, और आपकी इन बहनों से कहा भी कि फवाद भाई के लिए सौफले बनाना है, हेल्प करवा दो, मगर सब ने इनकार कर दिया। अब इतना सब करना और ऊपर से मीठा बनाना हमारे बस से बाहर था। सॉरी, मैं कल बना दूंगी, या अगर मेरी माँ की थकन से बढ़कर आपको अपने टेस्ट अजीज हैं तो मैंने कह देती हूँ। अम्मा, अम्मा, इसने आवाज लगाई, और जहाँ लड़कियां बेचैनी से पहलू बदल रही थी और मेहताब ताई कुछ सख्त सुनाने ही लगी थी, वो कह उठा। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने ख्याल नहीं किया कि तुम्हारे एग्जाम है। और मम्मी, इसने माँ को तंबीही निगाहों से देखा।
किचन का काम सिर्फ महमल और मुसर्रत चची की जिम्मेदारी नहीं है, इन सारी नवाबजादियों को भी कहा करें। हाथ तो बटा सकती हैं ये। हाथ तो करती तो हैं। हाँ ठीक है, आगा जान ने नैपकिन से हाथ साफ करते बात खत्म करना चाहिए। जवान बेटा जो उनसे ऊंचा था, इसकी बात के आगे इन्हें अपनी बात कमजोर लग रही थी। मेहताब ताई पहलू बदल कर रह गई। नायमा चच्ची जेर लब कुछ बड़बड़ाई और तो और फिजा चच्ची भी खामोश सी हो गई थी। लड़कियां अलग शर्मिंदा। वो इत्मीनान से फवाद के उठने से कबल ही उड़ गई थी। मुसर्रत को बर्तन उठाते पहले तो इल्म भी न हो सका कि क्या हुआ है, और जब हुआ तो माफी तलाफी करने लगी। अंदर आकर महमल को भी डांटा, मगर वो परवाह किए बगैर किताबों में सर दिए बैठी रही। फवाद के उड़ने के बाद यकीनन ताई ने बहुत सुनाई थी, मगर फवाद के अल्फाज का असर जाहिर नहीं कर सकती थी। इसके घर में एक मजबूत हैसियत थी, और पहली दफा किसी मजबूत हैसियत वाले ने महमल और मुसर्रफ की तरफदारी की थी। तो बहुत सी खवातीन रात को कुटते हुए सोई थी। सुबह कॉलेज बस के लिए वो स्टॉप पर रखे बेंच की तरफ आई तो जहन अभी तक इधर ही उलझा था। बेंच पे बैठे हुए इसने सरसरी से देखा। वो सयाफाम लड़की इसी तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए खामोशी से सामने देख रही थी। वो जमाई रोकती बैठी ही गई और बेदिली से बस का इंतजार करने लगी। इसने वही कल वाला अजरक का कुर्ता जीन्स के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। सोच वहीं फवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकलती थी, तब तक वो नीचे नहीं आया होता था। इसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, जो थी तो गुफरान चचा फिजा चचे की आमाज का, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था, तो वो इसको अरसा पहले अलॉट कर दिया गया था। फिजा चच्ची की 2 बेटियां और एक बेटे हसन ही थे, तो वो कमरा इनकी जरूरत से जायद था, और ये तो महमल का दिल ही जानता था। वो कमरा तो अब्बा ने बनवाया ही इसके लिए था। मगर सिया फार्म लड़की इसी खामोशी से सामने देख रही थी। वो बोर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई। सिया किताब देखकर कल का वाकया याद आया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ी है कोई? वो जरा सा मुस्कुराई। मोटी आंखों की चमक बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है वो? इसने गौर से इस चमक को देखकर कहा, बहुत ज्यादा। आप इसे कैसे जानती थी? मेरा मतलब ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब, ये आपको आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुजरे वाक़यात और वो जो मेरे साथ पेश आने वाला है, और मुझे ऐसे मौके पे क्या करना है, सब लिखा है। महमल का दिल जोर से धड़का। वो सियाफाम लड़की से बहुत अजीब बात बता रही थी। जाने कैसे पुरस्कार भेद भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर। फिर आपके तो बहुत मजे होंगे। आप इसको पढ़कर सब कुछ जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल है। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल, अमलियात। वो चौंकी। अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सीखली इल्म की माहिर बेटी थी, इससे जरा एहतराज बरतना चाहिए। हाँ, सियाफाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के जरिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शे इसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और इसके बाद वो शहरज़दा सी सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस इसी पल बस करीब आती नजर आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास। सियाफाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली है, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा, मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो खौफजदा सी बस की तरफ लपकी थी। आज राड पकड़कर अंदर जाते हुए इसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। शाम को इसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सोफले बनाया था, और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पे ही थी कि आरज़ू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पे बल डाले लम्हे भर को रुकी। फादी के लिए है जी। इन्होंने कल कहा तो था। मेरे पास टाइम कहाँ था? आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। इसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी
पर ट्रे उठाए खड़ी मुंतजिर थी कि आरजू नीचे उतरे और वो ऊपर जा सके। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरजू जीने से उतरकर इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं, कौरमा बना लिया है, मम्मी ने कहा भी था, तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दे कि मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना ले तो ले पकड़े। इसने ट्रे जोर से इसे थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। वो खट सीढ़ियां उतर कर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज, वो बड़बड़ाई। मगर महमल को मालूम था कि इसकी बुलंद आवाज फवाद सुन चुका होगा और अब आरजू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रहा था। और फिर यही हुआ। रात खाने पे जब मुसर्रत ने चॉकलेट सोफले ला कर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला। ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरजू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, 100 काम होते हैं मुझे। एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे, दिल करेगा तो बना दिया करूंगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हजूरियाँ नहीं होती। अम्मा एक फुल्का मुझे उठा दे। वो मसरूफ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी जिसे इसे फवाद के तासुरात की परवाह ही ना हो। वो ताइदन सर हिलाकर सोफले खाने लगा मगर बार बार निगाह भटककर इसके मोमी चेहरे पर जा टिकती थी जो बहुत मगन सी अभी तक खाना ही खा रही थी। सोफले को इसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के झूठे बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेटों पे मारते हुए सियाफाम लड़की के मुतालिक सोचे जा रही थी जिससे वो गुज़श्ता कुछ दिनों से एहतराज बरत रही थी। एंड बस के टाइम पे स्टॉप जाती और बेंच पर बैठने के बजाय जरा फासले पर खड़ी हो जाए। ना तो दानास्ता इस लड़की को देखती और ना ही करीब जाती। मालूम नहीं क्यों इसे इससे और इसकी स्याह जिल्द वाली किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल जरा गरजे तो वो चौंकी। नीलगू सुनहरी शाम पे जरा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी बर्तन धोकर रेक में सजाए हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर इसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल जाओ मुसर्रत से कहो, बल्कि ताई मेहताब जो बरामदे में कुर्सी पे बैठी थी लड़कियों से गपशप में मसरूफ थी इसे आते देखकर हुक्म सादर करते करते रुकी। इसके चेहरे पे बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हे भर को सोचा और फिर हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकौड़े बना कर लाओ, साथ में धनिया की चटनी भी हो और माज मुइज के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लो। इसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। इसने कदर बेबसी से इनको देखा। मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश बाद में कर दूंगी, वो मिनमिनाई। हाँ तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी करो। और निदा ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइश अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1500 का ताई, मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे भी बहुत फेयर है, आप पे तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ हो गई। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलू छील कर काटे, बेसन घोल कर रखा। तब ताई मेहताब ने आवाज लगाई, मिक्स पकोड़े बनाना। फवाद को प्याजों वाले पकोड़े बहुत पसंद है। भाड़ में गई इसकी पसंद। इसने जोर से छुरी स्लीप पर पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर से इनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्ची प्याज भी काटने पड़ेंगे। शिद्दत बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज अम्मा बीमार थी, सुबह से बुखार था, सो अगर वो ना करती तो मुसर्रत को बीमारी में उठकर करना पड़ता। वो ना भी कर सकती थी। प्याज काटते हुए इसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पे फिसल रहे थे। तभी फवाद माँ को पुकारता किचन के खुले दरवाजे पे ठटक कर रुका। खुली जीन्स पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची टेल बांधे, वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पे ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पे चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब चला आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खानों से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादिर करते हैं। इसने छुरी वाले हाथ की पुश से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकौड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुक कर इसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकौड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। इसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भोलपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो इसकी मुट्ठी में आ गया तो। इसने नफी में सर झटका।
वो सब एक जैसे थे, बेहिस खुदगर्ज मतलबी। और जब तक पकोड़े बने बारिश हल्की हो चुकी थी, वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकोड़े चिट कर गए थे। और अब हसन को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्लान बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा है, वो टांग पे टांग रखे बैठा फर्जी कॉलर झाड़ कर कहा था। हसन फिजा चच्ची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मशाबत था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत, अलबत्ता आदतों में वो कदरे मुख्तलिफ था। इसने फिजा की मीठी जुबान तो मुस्तार ली थी मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। मगर वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था, नर्म गो, साफ दिल और हैंडसम। अभी अभी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे टिकाए आसीने फोल्ड किए बैठा वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे लेकर जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा, सामिया बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बायस करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सब ने रुक कर इसे देखा। कंधे पर पर्स लटकाए बालों को एक स्टाइल से बैंड में जकड़ती आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से इसे देखा। इनको भी ये शौक सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, हम पापा के हाईएस्ट लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं, तुम बाहर जाकर क्या करोगी। सिदरा तमसराना हंसी। मेहताब ताई की फोटोकॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्जाम्स हो रहे हैं। फिजा चच्ची बहुत फिक्रमंदी और प्यार से इसे देख रही थी। खूब दिल लगा कर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, जाओ शाबाश। कोर्स कम से कम 2 दफा जरूर रिवाइज करना, अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। ताई मेहताब ने फिजा चच्ची की बात खत्म होने का इंतजार किया और फिर तेजी से बोली, ना तुमने बाहर क्या करना है, रात का खाना कौन बनाएगा। माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला है इनको, बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा फिर खामोश रहा और हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था बिल आखिर कह उठा, कोई महमल से भी तो पूछे कि वो क्या चाहती है। हाँ, अब इससे पूछते रहें, ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हे भर को बिल्कुल चुप हो गया मगर फिजा ने बेटे के झाड़े जाने पर वहां से बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ, वो बस इतना ही कह सकी। ताई मेहताब से मुकाबला करना इनके बस से बाहर था। वो पैर पटकती भाग कर किचन में आई और सिंक पे सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के बाहर ड्राइववे में बाहर निकलती हाईएस्ट दिखाई दी। इसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़ेह तौर पर बन जानी थी। बेख्तियार इसका दिल चाहा था कि वो रात के खाने में जहर मिला दे और काश वो ऐसा कर सकती। सारी रात वो वक्फे वक्फे से आंसू बहाती रही, ठीक से सो भी न सकी। सुबह उठी तो सर भारी सा हो रहा था। बमुश्किल ही एक सूखा टोस्ट और चाय की आधी प्याली हलक से उतारी और बाहर निकल आई। स्टॉप पर मामूल की ठंडी सुबह उतरी थी। बेंच पे वो स्याफाम लड़की वैसी ही बेटी खामोशी से सीट में देख रही थी। गोद में स्याह जिल्द वाली किताब रखी थी और इसके स्याह हाथ किताब के किनारे पर मजबूती से जमे थे। आज वो कदरे थकी थकी और पसमर्दा थी। सो जाकर बेंच पे बैठ ही गई। 10 मिनट ही काटने थे तो इतना क्या एहतराज बरतना। स्याफाम लड़की ने जरा सी गर्दन इसकी जानिब मोड़ ली। रात को ठीक से सोई नहीं, बस ऐसे ही वो दूसरी जानिब देखने लगी। सामने सड़क खाली थी, दूसरी तरफ इक्का दुक्का लोग बस के मुंतजिर टहल रहे थे। लोगों की सताई हुई हो। इसने चौंक कर इसे देखा। आप कैसे कह सकती हैं, मोहतात अंदाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है तुम्हारा दिल गमगीन और रूह बोझल है, तुम तकलीफ में हो और लोगों की बातें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, है ना। मालूम नहीं, इसने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए, अलबत्ता अंदर दिल जोर से धड़का था। और तुम मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा और माजी के बारे में गमगीन हो शायद। शायद अब के वो बाजी चौकी थी, बेख्तियार ही लबों से फिसला था। तुम अपना मुस्तकबिल और अपनी तमाम तर परेशानियों का हल जानना चाहती हो। कुछ ऐसा हो जिससे ये तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे, मालो दौलत तुम पे निछावर हो जाए, तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो। क्या तुम यही नहीं चाहती। हाँ, महमल ने बेबसी से इसे देखा। इसका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। वो स्याफाम लड़की इसकी हर दुखती रग को अपने हाथ में ले रही थी। मैं यही चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं तो। क्या ये किताब, इसने झिझकते हुए पूछा। इसे लग रहा था वो ज्यादा देर तक रिसिस्ट ना कर पाएगी। हाँ, अगर तुम ये कर लोगी तो सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, सब कुछ। महमल मुतज़्ज़िज़ से लब कुचलने लगी। इस लड़की की बातें बहुत दिल परे, बहुत पुरकशिश थी। इसे लगा वो जल्द ही फिसल पड़ेगी, बहक जाएगी। क्या ये सब इतना आसान है।
شاید نہیں، تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا، وہ چونکی اور بیگ کا اسٹرپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ تک ختم ہو چکے تھے۔ میری بس جاؤ، سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی، دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج، کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن بار بار خود کو جھڑک دیتی، یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے، اسے ان میں سے نہیں پڑھنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بیڈ پر بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی دوپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی، سدر ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو اثرنو ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پہ کھڑی لون کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تھائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹی خانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خطوط خاندان سارے کا سارا کام میں لگا ہوا ہے، مطلب آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کے بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا تو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہیں۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لے۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار، گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تو میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ ہاں، آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں جو مجھے سننی پڑتی ہیں محمل؟ وہ تھکن سے آزادہ سی بولی تو وہ خاموشی سے ہو گئی، پھر دوپٹہ کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی۔ ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے مہینے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں۔ آخر خود پہ غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں، مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل، ٹشو! نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی، ٹشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف! وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج پہ لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا،
ऊंची पोनीटेल से जीन्स, ये लंबा सफेद कुर्ता और गर्दन के गिर्द मखसूस अंदाज में लिपटा एक टाई एंड डाई दुपट्टा जिसे वो बहुत से जोड़ों के साथ चलाती थी। ये गालबन पिछली से पिछली बकरीद पे बनवाया गया जोड़ा था जो अब तक खासा घिस चुका था। खैर कौन सा मेरे रिश्ते के लिए आए हैं? ओशा ने उचकाकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। नफीस और बावकार की बेगम नोमान बड़े सोफे पर पुरतकल्लुफ से बैठी मुस्कुराते हुए ताई मेहताब की बात सुन रही थी। इसे आते देखकर कदरे खुशदिली से उठ खड़ी हुई। महमद बेटा, आप अब आई हो? कब से पूछ रही थी तुम्हारी ताई से। वो एकदम गड़बड़ा सी गई लेकिन संभल कर आगे बढ़कर मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा। वो मैं, हाँ आई नो, तुम इस एहतमाम में लगी होगी। मुझे याद है जब मैं करीम भाई की अदालत के लिए आई थी तो इस अकेली बच्ची ने सारा खाना बनाया था। वहीं से अपने साथ बिठाकर प्यार से देखते 2 बरस पुरानी बात कर रही थी। वो घबरा कर कभी ताई के तने नकूश को देखती तो कभी सिदरा के मुतगय्यर होती रंगत को। वो तो बस टिश्यू देने आई थी, फिर इतना इस्तिकबाल, 6 महीने दारद। आप ये ड्रम स्टिक्स लें ना भाभी। ये ताई ने इनकी तवज्जो हटाना चाहिए। अरे ये तो मेरी फेवरेट है। महमद, तुमने बनाए हैं ना? मुझे याद है तुमने उस दफा भी खाने में ये बनाए थे और परी बेटी स्पेशली तुमसे रेसिपी पूछ कर गई थी और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेबसी की बेचारगी से वो बमुश्किल सर हिला पा रही थी। इधर ताई मेहताब अब परेशान हो रही थी। यही तो हमेशा से होता चला आ रहा था। सिद्रा के रिश्ते के लिए आने वाले हर मेहमान को वो महमल और मुसरत की बनाई गई चीजें ये मेरी सिद्रा ने बनाई है कहकर पेश करती थी, मगर जाने कब वो खातून इनके घर की सारी सुनगुन ले गई थी। बस भाभी, बच्चियां माशाल्लाह सब ही सुघड़ है हमारे घर में। फिर चच्ची ने बजाय मुस्कुरा कर बात संभाली, मगर कदरे बेचैन वो भी थी, कहीं वो कुछ बहुत गलत था। जी, मगर ये सब तो सिद्रा ने बनाया है। बेचारी सुबह से लगी हुई थी। मुसरत ने जल्दी से कहा। जी जी ताई मेहताब ने फौरन तायद की। वेरी गुड सिद्रा। बेगम नुमान अब बॉक्स पेटीज ले रही थी। ये बॉक्स पेटीज तो बहुत अच्छी बनाई है सिद्रा। इसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है? और सिद्रा के तो फरिश्तों को भी इल्म ना था कि बॉक्स पेटीज में क्या क्या है। वो एकदम कंफ्यूज सी होकर माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं कुकिंग का बहुत शौक रखती है और मेरे बच्चों का टेस्ट भी बहुत आला है। नुमान साहब खुद मुनफरिद और अच्छे खानों की रची हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि बहू ढूंढना तो इसके हाँ का जायका चख कर ही रिश्ता मांगना। वैसे तो आपकी सारी बच्चियां ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सलीकामंद है, मगर महमल तो मुझे खास तौर पर अजीज है। सईदा आपा ने जिक्र तो किया होगा मैं किसी खास मकसद के लिए ले आ रही हूँ, तो अब लंबी चौड़ी क्या तमीज बांधो। मेहताब आपा, फुरकान तो आपका देखा बाला है। अल्लाह का शुक्र है इसने हर तरह से नवाजा है हमें। बस महमल के लिए मैं आप लोगों के पास सवाल करने आई हूँ, अगर हो सके तो इसे मेरी बेटी बना दे। और मेहताब ताई से मजीद सुनना दुश्वार हो रहा था। महमल तुम अंदर जाओ। उन्होंने खुद को बमुश्किल नॉर्मल रखते हुए इशारा किया तो वो जो हक तक बेटी सुन रही थी तेजी से बाहर निकल गई। पीछे क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, कब इन खातून को खाना खिलाए बगैर रुखसत कर दिया गया और ताई के बंद कमरे में सारे बड़ों की क्या गुफ्तगू हुई। वो हर शय से दूर अपने कमरे में कान लपेटे पड़ी रही। इसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। अजीब सी कैफियत थी, जैसे बंद गार में रोशनी और हवा का कोई रोजन खुल गया हो। बेकैफ और रूखी फीकी जिंदगी में एकदम ही बहुत खुशगवार और सरसब्ज मोड़ आया था। उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी और इसे लग रहा था कि एक नई जिंदगी बाहें फैलाए इसके इस्तिकबाल में खड़ी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर, खुश शक्ल फुरकान, माँ बाप का इकलौता बेटा, अच्छे खानों का शौकीन, उसके लब आप ही आप मुस्कुराने लगे थे। तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यू नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये न्यू नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।